एक आदमी जेल की उस काली रात में अकेला बैठा था। जब बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उसकी जिंदगी टूट रही थी। उसने कोई शोर नहीं मचाया, कोई आंसू नहीं बहाया, बस चुपचाप बैठा रहा। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। यह कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसे एक ऐसे जुर्म की सजा दी गई जो उसने किया ही नहीं था। एक कार एक जंगली रास्ते पर खड़ी है। उस कार में बैठा है एक नौजवान आदमी, नाम है एंडी डुफ्रेस्ने। एंडी एक बैंक में वाइस प्रेसिडेंट है, पढ़ा लिखा, समझदार, शांत स्वभाव का इंसान। लेकिन आज रात वो शांत नहीं है। वो बहुत ज्यादा शराब पी चुका है। उसके हाथ में एक रिवॉल्वर है और उसकी आंखें एक छोटी सी कुटिया पर टिकी हुई हैं, जो जंगल में कुछ दूर पर है। उस कुटिया में एंडी की पत्नी है और उसके साथ एक और मर्द है। एंडी को पता चल गया है कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है। उस रात एंडी बंदूक लेकर उस जगह तक गया, लेकिन उसने गोली नहीं चलाई। उसने वापस आकर अपनी बंदूक नदी में फेंक दी और घर चला गया। लेकिन अगली सुबह पुलिस एंडी के दरवाजे पर थी। उस कुटिया में उस रात एंडी की पत्नी और उसके प्रेमी की हत्या हो गई थी। चार गोलियां, और शक की सुई सीधे एंडी पर आ गई, क्योंकि उस जगह के पास उसकी कार के निशान थे, बोतल के टुकड़े थे और बारूद के खोल थे। बंदूक नदी में मिली नहीं और एंडी के पास कोई गवाह नहीं था। अदालत में एंडी ने कहा कि उसने यह नहीं किया, लेकिन सरकारी वकील ने जूरी को यकीन दिला दिया कि यह एक ठंडे दिल का बदला था कि एंडी ने पहले 4 गोलियां मारी, फिर बंदूक दोबारा भरी और 4 और गोलियां मारी, यानी कुल 8 गोलियां 2 इंसानों पर। इसे जुनून का जुर्म नहीं बल्कि एक सोची समझी हत्या माना गया। जूरी ने एंडी को दोषी करार दिया। जज ने कहा, तुम मुझे एक बेहद ठंडे और बेरहम इंसान लगते हो। मैं तुम्हें 2 उम्र कैद की सजा देता हूँ, एक हत्या के लिए, एक के बाद एक। और इस तरह एंडी डुफ्रेस्ने, जो कभी एक सफल बैंकर था, शॉशैंक स्टेट प्रिजन की दीवारों के पीछे चला गया, हमेशा के लिए। जेल का पहला दिन किसी के लिए भी आसान नहीं होता, और शॉशैंक तो वैसे भी कोई आम जगह नहीं थी। जब नए कैदी बस से उतरते हैं तो पुराने कैदी दांव लगाते हैं। आज कौन पहले रोएगा, कौन पहले टूटेगा, यह उनका मनोरंजन था। उस दिन जो दांव लगा वो था एंडी पर। छोटा सा, शांत सा, कमजोर लगने वाला एंडी। सबने सोचा यही पहले बिखरेगा, लेकिन एंडी ने उस रात कोई आवाज नहीं की। एक दूसरा कैदी था, मोटा और डरा हुआ। वो रात भर चिल्लाता रहा, रोता रहा। गार्ड ने उसे बाहर खींचकर लाठियों से पीटा। उसकी खोपड़ी फूट गई। अगली सुबह तक वो नहीं बचा और एंडी बस चुपचाप लेटा रहा। उसने एक आवाज नहीं निकाली। रात के उस सन्नाटे में एक आदमी अपनी जेल की कोठरी में लेटा हुआ था और उसका नाम था एलिस बॉयड रेडिंग। सब उसे रेड कहते थे। रेड वो इंसान था जो शॉशैंक में हर चीज दिलवा सकता था, सिगरेट, शराब, कुछ भी, बस उससे मांगो। रेड को पहली नजर में एंडी ज्यादा खास नहीं लगा। एक छोटा सा आदमी जो किसी भी हवा के झोंके में उड़ जाए। लेकिन एंडी ने उस पहली रात जो किया, या बल्कि जो नहीं किया, उसने रेड का ध्यान खींच लिया। रेड ने उस रात एंडी पर 2 पैकेट सिगरेट का दाव लगाया था। एंडी हारा, यानी रेड हारा। एंडी ने कोई आवाज नहीं निकाली। अगली सुबह दोनों की मुलाकात खाने की मेज पर हुई। फिर अदालत में, यानी जेल के मैदान में, एंडी ने रेड से एक चीज मांगी, एक छोटी सी पत्थर की छेनी, रॉक हैमर। एंडी को पत्थरों से प्यार था, पत्थर इकट्ठा करना उसका शौक था। उसने रेड को $10 दिए और काम हो गया। रेड को लगा यह बेकार की चीज है, जेल में कोई काम नहीं आएगी। लेकिन जब उसने वो छेनी हाथ में ली तो हंसी आई। इस छोटी सी चीज से अगर कोई शॉशैंक की दीवार तोड़ना चाहे तो उसे करीब 600 साल लगेंगे। जेल में एंडी के लिए शुरुआत बहुत मुश्किल थी। वहाँ कुछ लोग थे जिन्हें सिस्टर्स कहते थे। उनका सरदार था बॉक्स डायमंड। ये लोग कमजोर दिखने वाले नए कैदियों को अपना शिकार बनाते थे और एंडी उनकी नजर में था। एंडी ने हर बार लड़ाई की, कभी जीता, कभी हारा, कभी इन्फर्मरी गया, कभी सॉलिटरी में बंद हुआ, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। रेड ने बाद में कहा था कि एंडी इसलिए लड़ता था क्योंकि वो जानता था कि अगर एक बार भी उसने लड़ना छोड़ दिया तो अगली बार लड़ना और मुश्किल हो जाएगा। फिर आया वो पल जो एंडी की जिंदगी बदलने वाला था। जेल के लाइसेंस प्लेट फैक्ट्री की छत पर काम करना था। एंडी और कुछ और कैदी चुने गए। उस दिन गर्मी थी, छत पर तार बिछाई जा रही थी। पास में गार्ड खड़े थे। उनका बॉस था बायरन हैडली, जो शॉशैंक का सबसे क्रूर और सबसे खतरनाक गार्ड था। हैडली उस दिन किसी और गार्ड से बात कर रहा था। उसने बताया कि उसके भाई की मौत हो गई और भाई ने उसके लिए $35,000 छोड़े हैं। लेकिन वो परेशान था क्योंकि सरकार उस पैसे पर भारी टैक्स लेगी। एंडी यह सुन रहा था और फिर उसने कुछ किया जो उस छत पर मौजूद हर कैदी के होश उड़ा गए। वो उठकर हैडले के पास गया। छत पर जाकर गार्ड से बात करना मतलब था मौत को दावत देना। हैडले ने एंडी का गला पकड़ा और उसे छत के किनारे की तरफ धकेला। एंडी के पैर हवा में थे, बस हैडली की मुट्ठी थी जो उसे रोके हुए थी। एंडी बोला, अगर आप अपनी बीवी पर भरोसा करते हैं तो वो पैसा आप पूरा रख सकते हैं। हैडले ने रुककर पूछा, क्या मतलब? एंडी ने समझाया कि अमेरिका में एक कानून है, पति अपनी बीवी को एक बार तक $60,000 तक बिना टैक्स के दे सकता है। सरकार उसे नहीं छू सकती। यह बिल्कुल कानूनी है। हैडली ने एंडी को छत पर वापस खींचा और कुछ ही देर बाद उस गर्मी में छत पर काम करने वाले सारे कैदियों के लिए बर्फ ठंडी ब्लैक लेबल बियर आई।
रेड ने बाद में कहा था, हम वहाँ धूप में बैठकर बियर पी रहे थे और लग रहा था जैसे हम आजाद हैं, जैसे यह हमारे अपने घर की छत है। एंडी वहाँ एक कोने में बैठा था मुस्कुराते हुए। उसने बियर नहीं पी, लेकिन उस दिन उसने कुछ जीता था, कुछ जो पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, इज्जत। बॉग्स और सिस्टर्स का मामला जल्दी ही खत्म हो गया। हार्डली ने एक रात बॉग्स को इतना मारा कि वो कभी ठीक से चल नहीं सका। उसे दूसरी जगह भेज दिया गया और उसके बाद कभी किसी ने एंडी को हाथ नहीं लगाया। जेल में एंडी की एक और दोस्ती हुई, बूढ़े ब्रुक्स हैकलन के साथ। ब्रुक्स वहाँ की लाइब्रेरी का काम संभालता था। उसने 35 साल से ज्यादा वक्त शॉशैंक में बिताया था। उसके पास एक कौवे का बच्चा था जिसे उसने जेक नाम दिया था। एंडी को जेल की लाइब्रेरी में काम दे दिया गया। वहाँ से उसने गार्ड्स के टैक्सेस भरने शुरू किए, फिर उनकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में सलाह दी। धीरे धीरे पूरी जेल का फाइनेंशियल काम उसके पास आ गया, यहाँ तक कि वार्डन नॉर्टन का भी। नॉर्टन एक बहुत कठोर और बेईमान आदमी था। दिखावे के लिए बीबल की बातें करता था, लेकिन अंदर से वो पूरी तरह भ्रष्ट था। उसने जेल के कैदियों को बाहर सड़क पर, खेतों में काम पर लगाया था, ठेकेदारों को पैसे देकर, और वो पैसा अपनी जेब में डाल लेता था। उसे एक काबिल बंदे की जरूरत थी जो उस सारे काले पैसे को साफ कर सके, जो बैंकों में डाल सके, जो अकाउंट बना सके, और वो बंदा था एंडी। एंडी ये काम करता था। उसके पास कोई चारा नहीं था, लेकिन साथ ही वो लाइब्रेरी बड़ी करने में लगा था। उसने स्टेट सेनेट को हर हफ्ते चिट्ठियां लिखनी शुरू की, पैसों की मांग के लिए, किताबों के लिए। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन एंडी ने हार नहीं मानी। 6 साल बाद एक दिन जेल में ढेर सारे बक्से आए। स्टेट ने $200 दिए थे और कुछ किताबें भी भेजी थी। साथ में एक चिट्ठी थी जिसमें लिखा था, कृपया अब और चिट्ठियां मत भेजिए। एंडी की आंखें भर आईं। उसी दिन उसने कहा, 6 साल लगे, अब से मैं हर हफ्ते 2 चिट्ठियां भेजूंगा। और फिर वो दिन आया जो शॉशैंक के हर कैदी की याददाश्त में हमेशा के लिए छप गया। एक दिन एंडी को स्टेट की तरफ से भेजी गई चीजों में एक पुराना रिकॉर्ड प्लेयर मिला और उसके साथ कई रिकॉर्ड एल्बम्स। उनमें से एक एल्बम थी मोजार्ट की, ले नौसे दी फिगारो, यानी फिगारो की शादी। एंडी ने वो रिकॉर्ड प्लेयर उठाया, वार्डन के ऑफिस में ले गया, वहां गार्ड की कुर्सी पर बैठ गया, दरवाजे बंद कर लिए और जेल की पूरी पीए सिस्टम से उस मोजार्ट की धुन बजा दी। पूरी जेल में एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। मशीनें बंद हो गई, लोग जहां थे वहीं खड़े रह गए। किसी ने एक शब्द नहीं बोला। रेड ने उस दिन को याद करते हुए कहा था, मुझे नहीं पता वो दोनों इटालियन औरतें क्या गा रही थीं, और सच कहूं तो मैं जानना भी नहीं चाहता। कुछ चीजें इतनी खूबसूरत होती है कि उन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है वो कुछ ऐसी चीज के बारे में गा रही थीं जिसे सुनकर दिल भर आता है। उस दिन वो आवाजें उड़ती गईं, बहुत ऊपर, उन ऊंचाइयों तक जहां इन धूसर दीवारों के अंदर कोई सपना नहीं देखता। जैसे एक खूबसूरत पंछी हमारे पिंजरे में आ गया हो और दीवारें पल भर के लिए गायब हो गई हों, और उस एक पल के लिए शॉशैंक का हर आदमी आजाद महसूस कर रहा था। नॉर्टन ने एंडी को 2 हफ्ते सॉलिटरी में डाल दिया। जब एंडी बाहर निकला, रेड ने उससे पूछा, क्या वो 2 हफ्ते ठीक थे? एंडी ने कहा, अब तक की सबसे आसान सजा मोजार्ट साथ था। रेड ने कहा, रिकॉर्ड तो कॉन्फिस्केट हो गया। एंडी ने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, संगीत यहाँ था और यहाँ, फिर सिर पर हाथ रखा। यह एक ऐसी चीज है जो वो कभी छीन नहीं सकते। फिर एंडी बोला, हमें संगीत की जरूरत है ताकि हम भूल न जाएं। क्या भूल जाएं? रेड ने पूछा। कि इस दुनिया में कुछ चीजें हैं जो सिर्फ पत्थर और सरिये से नहीं बनी है, कि हमारे अंदर एक ऐसी जगह है जिसे वो कभी बंद नहीं कर सकते, और उस जगह का नाम है उम्मीद। रेड ने कहा, उम्मीद खतरनाक चीज है, यह इंसान को पागल कर देती है, यहाँ इसकी कोई जगह नहीं। एंडी बोला, बिल्कुल ब्रुक्स की तरह। और यह सुनकर रेड चुप हो गया। ब्रुक्स हैटलन की कहानी बहुत दर्दनाक थी। जब ब्रुक्स की पैरोल आई, मतलब उसे जेल से आजाद किया जाने वाला था, तो वो खुश होने की बजाय टूट गया। उसने एक चाकू निकाला और हेवुड का गला पकड़ लिया। वो चाहता था कि उसे सॉलिटरी में डाल दे ताकि वो जेल में ही रह सके। रेड ने उसे समझाया कि यह इंस्टीट्यूशनलाइज्ड होना है। 50 साल से ज्यादा शॉशैंक में रहने के बाद यही उसकी दुनिया बन गई थी। बाहर उसके लिए कुछ नहीं था। ब्रुक्स बाहर गया, पोर्टलैंड शहर में एक सस्ते कमरे में रहा, किराने की दुकान में काम किया, लेकिन दुनिया उसके लिए बहुत तेज थी। बहुत शोर, बहुत लोग, बहुत बदलाव। उसने अपने दोस्तों को एक आखिरी चिट्ठी लिखी और फिर उस कमरे की बीम पर अपना नाम खोद दिया, ब्रुक्स हैटलन वॉज हियर, और अपनी जिंदगी खत्म कर ली। जब एंडी को पता चला, उसने रेड से कहा, वो वहीं मरना चाहिए था, अपने दोस्तों के बीच। रेड ने कहा, हाँ। इन सब बातों के बीच एंडी ने लाइब्रेरी बड़ी की। उसका नाम रखा ब्रुक्स हैटलन मेमोरियल लाइब्रेरी। यह उसकी श्रद्धांजलि थी उस बूढ़े आदमी को। शॉशैंक में एक नया कैदी आया, टॉमी विलियम्स। जवान, शरारती, हंसमुख। उसकी बीवी थी, एक छोटी सी बेटी थी, और उसे जल्दी से जल्दी बाहर जाकर उनके साथ रहना था। टॉमी को पढ़ना लिखना ज्यादा नहीं आता था। उसने एंडी से मदद मांगी। एंडी ने उसे पढ़ाया, लिखाना सिखाया। महीनों की मेहनत के बाद टॉमी ने अपनी हाई स्कूल एक्विवेलेंसी एग्जाम दी। एक दिन टॉमी को पता चला
कि एंडी बैंकर था और उसे उसकी बीवी और उसके प्रेमी की हत्या के जुर्म में सजा हुई है। टॉमी का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया कि कुछ साल पहले वो एक दूसरी जेल में था। वहाँ उसका सेल में था एल्मो ब्लैच, एक पागल सा बेचैन आदमी। वो हमेशा अपनी बहादुरी की कहानियां सुनाता था कि उसने कितने लोगों को मारा। एक रात टॉमी ने मजाक में पूछा, किसे मारा? ब्लैच ने बताया कि एक बार वो एक कंट्री क्लब में काम करता था। वहाँ एक अमीर आदमी की बीवी का चक्कर एक गोल्फ प्रो से था। ब्लैच उस गोल्फ प्रो के घर में घुसा, चोरी करने वो जाग गए। ब्लैच ने दोनों को मार दिया और सबसे मजेदार बात यह थी कि इल्जाम उस औरत के पति पर लगा, एक बैंकर। वो कहीं मेन में जेल में था उस जुर्म के लिए जो उसने किया ही नहीं था। टॉमी को एहसास हो गया वो बैंकर एंडी था। एंडी की आंखों में उम्मीद की एक चमक आ गई। 19 साल बाद पहली बार वो नॉर्टन के पास गया, बोला कि टॉमी की गवाही से उसे नया मुकदमा मिल सकता है। असली कातिल का नाम है, यह उसकी आजादी का रास्ता है। नॉर्टन ने मुस्कुराते हुए एंडी की बात सुनी और फिर उसे वापस भेज दिया। नॉर्टन को एंडी की जरूरत थी। एंडी जेल में रहे, यही उसके लिए फायदेमंद था। एंडी उसके काले पैसे साफ करता था। अगर एंडी बाहर गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसी रात नॉर्टन ने एक काम किया जो इस पूरी कहानी का सबसे काला पल था। उसने टॉमी को अकेले में बाहर बुलाया। रात का वक्त था और छत से हार्डली की गोलियां चली। टॉमी वहीं मर गया। नॉर्टन ने अगले दिन एंडी को बुलाया और कहा, टॉमी भागने की कोशिश में मारा गया। एंडी टूट गया। उसने कहा बस और नहीं। नॉर्टन ने उसे धमकाया, बोला या तो मेरा काम करो या मैं तुम्हें सबसे खतरनाक कैदियों के साथ रख दूंगा, लाइब्रेरी बंद कर दूंगा, किताबें जला दूंगा। एंडी की आंखों से जो भाव चला गया था वो था टूटन का भाव और उसकी जगह आ गई कुछ और। अगली रात एंडी अपनी कोठरी में बैठकर पत्थर पर काम कर रहा था। चेस बोर्ड का आखिरी टुकड़ा बना रहा था। उसने राकेल वेल्च का पोस्टर देखा जो दीवार पर लगा था। मुस्कुराया, पिलो के नीचे से एक रस्सी निकाली। रेड और बाकी दोस्त डर गए। उन्हें लगा एंडी कुछ गलत कर लेगा। वो रात शॉशैंक में सबसे लंबी रात थी। सुबह जब गिनती हुई एंडी की कोठरी खाली थी। गार्ड चिल्लाए। नॉर्टन भागकर आया। हार्डले दौड़ा। सबने देखा कोठरी में बस रॉक्स थे खिड़की पर और एक पोस्टर दीवार पर। नॉर्टन गुस्से में राकेल वेल्च के पोस्टर पर एक पत्थर फेंका। पत्थर पोस्टर से गुजर गया और दीवार में एक गहरा अंधेरा था। नॉर्टन ने अपना हाथ पोस्टर के पीछे डाला। पूरा हाथ अंदर चला गया। उसने पोस्टर खींचा और वहां था एक लंबा सुरंग, इंसान के जाने लायक, एंडी की बनाई हुई। 19 सालों में रात दर रात जब सब सोते थे एंडी उस दीवार को खोदता रहा था। उस छोटी सी रॉक हैमर से, वो हैमर जिसे रेड ने पहले देखकर सोचा था कि इससे दीवार तोड़ने में 600 साल लगेंगे। एंडी ने 19 साल में किया। धैर्य और उम्मीद। एंडी की सुरंग एक शाफ्ट में निकलती थी जो कि जेल के सेवेज पाइप तक जाती थी। एंडी ने उस पाइप को तोड़ा और करीब 500 गज यानी आधा माइल वो गंदगी से भरे नाले में रेंगता रहा। बाहर बारिश हो रही थी। एंडी उस नाले से निकला, पानी में खड़ा हुआ, अपने जेल के कपड़े उतार दिए, हाथ ऊपर उठाए, बारिश को महसूस किया। आजादी। 19 साल बाद अगली सुबह एंडी, जो अब पीटर स्टीवंस के नाम से जानता था, पोर्टलैंड के कई बैंक्स में गया। उसने नॉर्टन के सारे काले पैसे एक काल्पनिक इंसान के नाम पर बचाए हुए थे। वो इंसान जो बस कागज पर था, जो था ही नहीं। एंडी ने वो सारे पैसे निकाल लिए। $3,70,000, 19 साल की मेहनत का हिसाब। और साथ ही उसने एक पैकेज भी भेजा पोर्टलैंड की एक अखबार को। उसमें था नॉर्टन का पूरा काला हिसाब किताब, हर बेईमान डील का सबूत। उस सुबह नॉर्टन के ऑफिस में अखबार पहुंचा। हेडलाइन था, शॉशैंक में भ्रष्टाचार और हत्या पुलिस आई। हार्डली को हथकड़ी लगाते वक्त वो रो रहा था। वो वही हार्डली था जिसने कितने कैदियों को पीटा था, जो एंडी को छत से लटकाने वाला था। वो रो रहा था। नॉर्टन ने पुलिस आते देखी, अपने ऑफिस का दरवाजा बंद किया, मेज पर रखी बंदूक उठाई और जो फैसला किया वो वही था जो शायद उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। नॉर्टन ने खुद को गोली मार ली। उसकी दीवार पर उसकी बीवी की कढ़ाई वाली तस्वीर खून से भीग गई। उस पर लिखा था, उसका न्याय आता है और जल्दी आता है। एंडी का बिबले जो नॉर्टन के सेफ में था, उस पर लिखा था एंडी का संदेश, वार्डन आप सही थे, मुक्ति इसी में थी। और बिबले के बीच में रखा था उस रॉक हैमर की जगह, खाली जगह, उस सुरंग की याद। रेड को कुछ दिनों बाद एक पोस्टकार्ड मिला, कोई संदेश नहीं, बस एक पोस्टमार्क। मैकनरी, टेक्सास, मेक्सिको की सरहद। यही वो जगह थी जहां से एंडी ने सरहद पार की। रेड को याद आया एंडी का वो सपना कि जब आजाद हो जाएगा तो मेक्सिको जाएगा, पैसिफिक ओशियन के किनारे एक होटल खोलेगा, एक पुरानी नाव ठीक करेगा, लोगों को मछली पकड़ने ले जाएगा और उसे एक ऐसे आदमी की जरूरत होगी जो चीजें दिलवा सके। रेड उस दिन के बारे में सोचकर हंसा और उसकी आंखों में आंसू भी आए। कुछ और साल बीते। रेड की पैरोल का दिन आया। इस बार उन्होंने उससे पूछा, क्या आप रिहैबिलिटेटेड महसूस करते हैं? रेड ने कहा, मुझे नहीं पता यह शब्द का मतलब क्या है। यह एक पॉलिटिशियन का शब्द है। आप जानना चाहते हैं कि मुझे पछतावा है? हाँ है, हर रोज है। न इसलिए कि मैं यहाँ हूँ, बल्कि इसलिए कि मैंने वो किया जो मैंने किया, उस जवान की जो मैं था उसे।
सब बताना चाहता हूँ, लेकिन वो जवान चला गया, बस यह बूढ़ा बचा है। रिहेबिलिटेटेड यह बकवास शब्द है। फॉर्म पर स्टैंप लगाओ और मुझे जाने दो। सच बताऊं, मुझे कोई परवाह नहीं। पैरोल मिल गई। बाहर की दुनिया रेड के लिए मुश्किल थी। वही फीलिंग जो ब्रुक्स को हुई थी। ब्रुक्स की याद आई। रेड उस कमरे में आया जहाँ ब्रुक्स रहा था। साइलिंग बीम पर खुदा हुआ था, ब्रुक्स हैकलेन वॉज हियर। रेड ने अपना नाम भी खोदा, सो वॉज रेड। लेकिन रेड ने ब्रुक्स जैसा नहीं किया। उसे याद आया एंडी का वो वादा जो एंडी ने उसे कराया था। अगर कभी बाहर निकले तो बक्सटन जाना, वहाँ एक हाई फील्ड है, एक पत्थर की दीवार है, एक बड़ा ओक का पेड़ है, उसकी बुनियाद में एक काला पत्थर है, उसके नीचे कुछ रखा है। रेड एक बस में बैठा, बक्सटन पहुंचा, खेतों में चला। रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता जैसा वो नजारा देखा। लंबी पत्थर की दीवार, बड़ा पेड़। उसने पत्थर ढूंढा, एक काला चमकदार वोल्केनिक ग्लास का पत्थर। उसके नीचे एक लिफाफा था, प्लास्टिक में बंद। रेड के हाथ कांप रहे थे। लिफाफे पर लिखा था रेड। उसने खोला। एंडी की आवाज में एक चिट्ठी थी। प्रिय रेड, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो तुम बाहर आ गए हो, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो शायद थोड़ा और आने की हिम्मत है। तुम्हें वो शहर याद होगा। मुझे एक अच्छे आदमी की जरूरत है जो मेरे साथ मेरा काम शुरू करे। मैं नजर रखूंगा और चेस बोर्ड तैयार रखूंगा। याद रखो रेड, उम्मीद एक अच्छी चीज है, शायद सबसे अच्छी, और कोई भी अच्छी चीज कभी नहीं मरती। मुझे उम्मीद है कि यह चिट्ठी तुम तक पहुंचे और तुम ठीक हो। तुम्हारा दोस्त एंडी। रेड रो पड़ा। लिफाफे में $1000 थे। रेड ने अपना कमरा छोड़ा। पैरोल ऑफिसर को नहीं बताया। यह पैरोल वियोलेशन था, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। उसने एक बस टिकट लिया, मैकनरी, टेक्सास। रेड जब वहां पहुंचा तो एक सुनसान बीच थी। पैसिफिक ओशन था, विशाल, नीला, शांत। एक पुरानी नाव रेत पर पड़ी थी। एक आदमी उस पर काम कर रहा था। पुराना रंग खुरच रहा था। रेड दूर से चलकर आया। आदमी ने सिर उठाया, गॉगल्स हटाए, मास्क उतारा। आंधी था, थोड़ा और बूढ़ा, थोड़ा और थका हुआ, लेकिन वही आंखें, वही शांत मुस्कान। आंडी ने कहा, तुम वैसे लगते हो जैसे कोई चीजें दिलवाने वाला लगता है। रेड ने कहा, मुझे पता है कहाँ से मिलती हैं। और रेड ने अपनी जैकेट उतारी, एंडी के बगल में बैठ गया और दोनों ने साथ मिलकर नाव पर काम शुरू किया। पैसिफिक ओशियन सामने था, विशाल, नीला। कोई याद नहीं थी उसे। यही वो जगह थी जहाँ एंडी आना चाहता था। एक ऐसी जगह जिसे कोई याद नहीं थी, और रेड उसके साथ था। यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं है जो जेल से भागा। यह कहानी है उस उम्मीद की जो इंसान के अंदर कभी नहीं मरती। एंडी 19 साल तक उस दीवार को खोदता रहा। एक रात भी उसने हार नहीं मानी। एक दिन भी उसने सोचना बंद नहीं किया। उसे पता था कि अगर उसने रुककर यह सोचना शुरू कर दिया कि यह नामुमकिन है तो वो टूट जाएगा। इसलिए उसने एक एक रात गुजारी, एक एक पत्थर खुरचा, एक एक कदम। रेड ने कहा था, जियोलॉजी प्रेशर और टाइम का अध्ययन है, बस इतना ही चाहिए, दबाव और वक्त। एंडी के पास दोनों थे, जेल का दबाव और 19 साल का वक्त। और जब मौका मिला तो वो गया। एक बात और है जो इस कहानी को अलग बनाती है। एंडी ने कभी अपने दर्द को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उसने कभी दूसरों पर गुस्सा नहीं उतारा। उसने लाइब्रेरी बनाई, दूसरों को पढ़ाया, टैक्स भरे, गाना बजाया। जेल में रहकर भी वो दूसरों के लिए कुछ करता रहा, क्योंकि उसे पता था अगर इंसान सिर्फ अपने दर्द में डूब जाए तो वो मर जाता है, लेकिन अगर वो दूसरों के लिए कुछ करता रहे तो जिंदा रहता है। एंडी जिंदा रहा 19 साल। और एक रात जब बारिश हो रही थी, वो उस गंदगी के नाले से रेंगकर निकला, हाथ ऊपर उठाए और आजाद हो गया। एंडी डुफ्रेस ने, जो गंदगी के दरिया से रेंगकर निकला और दूसरी तरफ साफ सुथरा निकला। उसने खुद कहा था, या तो जीने में लग जाओ या मरने में। उसने जीना चुना, और यही सबसे बड़ा सबक है। उम्मीद कभी नहीं मरती, बस इंसान को चाहिए कि वो उसे जीवित रखे।